नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल RPS24 स्टडी में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेपर और कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। कल तक हम लोग पढ़े थे किसी भी क्रिस्टल का जालक बिंदु निकालना। तो अगला टॉपिक है उप सहसंयोजन संख्या, यानी किस तरह से हम लोग उप सहसंयोजक संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे उप सहसंयोजन संख्या का परिभाषा। तो देखिए, आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, या किसी विशेष गोलों के निकट किसी विशेष गोलों के निकट अन्य गोलों की संख्या को किसी विशेष गोले के निकट उपस्थित अन्य गोले की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक गोला हो गया और इसके निकट जो भी गोला उपस्थित होगा उन गोलों की संख्या को हम कहेंगे उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या, ध्यान दीजिए, जैसे दे रहे कि धन आवेशित आयन में उप सहसंयोजन संख्या। तो ध्यान दीजिए, बीच में एक गोला है और वो प्लस आवेशित है, प्लस चिन्ह से आवेशित है, और चारों तरफ चार गोले हैं और चारों गोले अलग अलग हैं, यानी ऋण आवेशित हैं। तो गोलों की संख्या कौगो है? चार गो। कौगो सटा है? चार गो। तो उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा चार। उप सहसंयोजन संख्या चार, यानी ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा कर रहा है कि किसी विशेष गोले के निकट उपस्थित अन्य गोले की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्लस वाला गोला एक है और इसके चारों तरफ कितने गोले हैं? तो चार गोले हैं। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? चार होगा। अब ध्यान दीजिए, करे त्रिकोणीय समतल में उप सहसंयोजन संख्या। त्रिकोणीय समतल में ध्यान दीजिए, बीच वाला एक गोला है और कितने गोला इसको घेरा है? तीन गोला। कितने गोला घेरा है? तीन गोला घेरा है। तो हो जाएगा उप सहसंयोजन संख्या कितना? तीन हो जाएगा। अगला है, जैसे किस वर्गाकार समतलीय में उप सहसंयोजन संख्या। वर्गाकार समतलीय में, तो ध्यान दीजिए, बीच में एक गोला है और चारों तरफ कितने गोला है? चार गोला है। चारों तरफ चार गोला है, एक दो तीन चार, चारों तरफ चार गोले हैं। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? चार। तो ध्यान दीजिए, पूछेगा वर्ग समतलीय का उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? तो चार होगा। फिर पूछेगा त्रिकोणीय समतल में उप सहसंयोजन संख्या, तो हो जाएगा तीन। और पूछेगा धन आवेशित आयन में उप सहसंयोजन संख्या, तो इसका आंसर होगा चार। इसका आंसर होगा चार। अष्टफलकीय में उप सहसंयोजन संख्या, ध्यान दीजिए, अष्टफलकीय में उप सहसंयोजन संख्या। यहां पर देखिए, एक गोला है और इसके चारों तरफ कितने गोले हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा छः, यानी अष्टफलकीय में उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? तो छः होता है। अगला ध्यान दीजिए, बीसीसी में यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, बीसीसी में होता है आठों कोनों पर जालक बिंदु होता है। आठों कोनों पर जालक बिंदु होता है और एक बीच में। तो कुल कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उप सहसंयोजन संख्या 8। इसका हो जाएगा 8। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अधिकांश
एस तथा डी ब्लॉक तत्व निम्नलिखित प्रकार के संकुल व्यवस्था रखते। ध्यान दीजिए, नोट है यह, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है, कह रहा है कि अधिकांश एस तथा डी ब्लॉक के तत्व, जो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वे संकुल व्यवस्था रखते हैं। ध्यान दीजिए, संकुल व्यवस्था किस ब्लॉक के तत्व ज्यादा रखते हैं? तो एस और डी ब्लॉक के तत्व, एस और डी ब्लॉक के तत्व। ध्यान दीजिए, घनीय निविड संकुल यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको सीसीपी बोलते हैं शॉर्ट, सीसीपी। अब ध्यान दीजिए, षटकोणीय निविड संकुल या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचसीपी, एचसीपी। ध्यान दीजिए, ये हम शॉर्ट नाम का फुल फॉर्म लिखवाए हैं, सीसीपी, एचसीपी। और यहां पर ध्यान दीजिए, अंतः केंद्रित घनीय निविड संकुल, अंतः केंद्रित घनीय निविड संकुल, अंतः केंद्रित घनीय निविड संकुल यानी बीसीसी या बीसीपी, बीसीपी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जिसे दे देगा धातु, मैग्नीशियम का संरचना है, मैग्नीशियम का संरचना है, मैग्नीशियम का संरचना है। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का संरचना है तो हो जाएगा HCP। क्वेश्चन आएगा जिंक का, जो जिंक धातु है उसका संरचना है तो HCP, कैडमियम का संरचना है तो HCP। ध्यान दीजिए, अगला दिया है कॉपर, चांदी, सोना, निकेल, प्लेटिनम, तो इसका संरचना हो जाएगा CCP या FCC, CCP या FCC। और यहां पर देखिए दिया है लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरियम, इसका संरचना क्या होगा? तो BCC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BCC हो जाएगा। तो यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक है संकुल क्षमता, अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता या संकुल क्षमता। ध्यान दीजिए, ये VVI टॉपिक है, VVI। ध्यान दीजिए, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है और चांसेस ज्यादा रहता है ऑब्जेक्टिव पूछने का। तो ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा हम देखेंगे कि संकुल क्षमता किसे कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, अवयवी कण हम बताए हैं अणु, परमाणु या आयन। कह रहे कि अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना स्थान घेरता है उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, यानी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना स्थान घेरता है, कौन घेरता है? तो अवयवी कण जितना स्थान घेरता है क्रिस्टल जालक का, वह स्थान क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि FCC में FCC का संकुलन क्षमता कितना होता है? तो यहाँ होगा 74%, यहाँ पर होगा 74%। FCC का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74%। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर SCC का संकुलन क्षमता 52% होता है, SCC का संकुलन क्षमता 52% होता है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। ध्यान दीजिए, HCP का संकुलन क्षमता 74% होता है, CCP का संकुलन क्षमता 74% होता है, BCC का संकुलन क्षमता 68% होता है। और एक बार फिर बताइए, SCC का, SCC यानी सिंपल यूनिट सेल का जो होता है संकुलन क्षमता कितना होता है? तो 52% होता है,
74% होता है। एक बार फिर हम देखेंगे, HCP का संकुलन क्षमता 74%, CCP का संकुलन क्षमता 74%, BCC का संकुलन क्षमता 68% और FCC का संकुलन क्षमता 74%। तो ध्यान दीजिए, संकुलन क्षमता का परिभाषा फिर से एक बार, संकुलन क्षमता का परिभाषा, तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना यह स्थान घेरता है उस क्रिस्टल का संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी जो अवयवी कण है क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना स्थान घेरता है उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। HCP का संकुलन क्षमता 74% होता है, CCP का 74% होता है, BCC का 68% होता है, FCC का 74% होता है और SCC का 52% होता है संकुलन क्षमता। अब ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है अर्धव्यास अनुपात। अर्धव्यास अनुपात, देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं यूनिट, इससे टोटल VVI क्वेश्चन लिया गया है, यानी जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है उसी को रिपीट किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर के जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगला टॉपिक है अर्धव्यास अनुपात, इसका परिभाषा होगा धन आयन के अर्धव्यास तथा ऋण आयन के अर्धव्यास के अनुपात। धन आयन के अर्धव्यास, धन आयन के अर्धव्यास और ऋण आयन के अर्धव्यास, ऋण आयन के अर्धव्यास के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्धव्यास अनुपात बराबर सूत्र होगा, कह रहे कि धन आयन का अर्धव्यास, तो धन आयन का हो जाएगा R+ और ऋण आयन का हो जाएगा R-, तो हो जाएगा R+ बटा में R-, यानी धन आयन का अर्धव्यास तथा ऋण आयन के अर्धव्यास के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी आयनिक क्रिस्टल के समन्वय तथा आकार, समन्वय संख्या तथा आकार ज्ञात करने में अर्धव्यास अनुपात के प्रभाव को अर्धव्यास अनुपात प्रभाव कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल का हम समन्वय संख्या या आकार ज्ञात करेंगे तो आकार ज्ञात करने में अर्धव्यास अनुपात के प्रभाव को, अर्धव्यास अनुपात के प्रभाव को अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। धन आयन के अर्धव्यास और ऋण आयन के अर्धव्यास के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। अर्धव्यास अनुपात बराबर होता है R+ बटा में R-। नोट में हम लोग पहला नंबर देखेंगे, नोट में पहला नंबर ध्यान दीजिए, यदि किसी क्रिस्टल में अर्धव्यास अनुपात 0.414 हो, अर्धव्यास अनुपात का मान छोटा हो, किससे? 0.414 से, 0.414 से, तो समन्वय संख्या या उप संख्या 6 होगा, उप संयोजन संख्या 6 होगा। ध्यान दीजिए, यहां से केवल व केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान दीजिए, यदि क्रिस्टल में अर्धव्यास अनुपात का मान बराबर हो किसके? 0.225, 0.225 हो तो उप संख्या कितना होगा? 4 होगा। जब इतना से छोटा होगा तो 6 होगा, और जब इसके बराबर होगा तो यहाँ पर 4 होगा। आगे ध्यान दीजिए, नोट नंबर 3, यदि किसी क्रिस्टल में अर्धव्यास अनुपात का मान इसके बराबर हो 0.732, 0.732 हो तो उप संख्या 8 होगा, उप संख्या 8 होगा। फिर से एक बार देखेंगे, जब अर्धव्यास अनुपात का मान छोटा हो किससे? 0.414 से, तो उप संख्या कितना होगा? उप संख्या 6 होगा। अब अर्धव्यास अनुपात का मान बराबर हो 0.225 हो
तो उपसर्ग संख्या कितना होगा, 4 होगा। अगला है किसी क्रिस्टल में अर्धव्यास अनुपात का मान 0.732 हो, 0.732 हो तो उपसर्ग संयोजन संख्या 8। अब यहां पर देखिए चार्ट, ध्यान दीजिए, CSCl, CSCl, CSBr, CSI, NH4Br, NH4Br। क्वेश्चन आएगा कि CSCl का उपसर्ग संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8। कितना होता है, तो 8 होता है। बहुलक कौन सा होता है, तो घनीय होता है, बहुलक घनीय। और इसका मान, अर्धव्यास अनुपात का मान इसमें 0.732 से कम होता है, 0.732 से कम होता है। फिर पूछेगा CSBr, CSBr, CSCl, देखिए ये उदाहरण किया है, और पूछ सकता है कि CSBr का उपसर्ग संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अर्धव्यास अनुपात का मान छोटा होगा किससे, तो 0.732 से। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दिया है NaCl, NaBr, इसका उपसर्ग संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर AgCl, AgBr, CaO, KBr, CaS, MgO, इसका हो जाएगा उपसर्ग संख्या 6 हो जाएगा। अर्धव्यास अनुपात का मान पूछेगा तो यह हो जाएगा। अगर आकार पूछेगा तो अष्टफलकीय हो जाएगा। संरचना पूछेगा तो अष्टफलकीय हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा NaCl का संरचना क्या होगा, तो अष्टफलकीय होगा। बहुलक क्या होगा, तो अष्टफलकीय होगा। अब ध्यान दीजिए, HGS, BAS, CaCl, CUI, NaCl, NaBr, CaS, MgO, KBr, CaO, AgCl, AgBr, तो इसका हो जाएगा उपसर्ग संख्या 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6 और अर्धव्यास अनुपात का मान इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर अर्धव्यास अनुपात का मान इतना से इतना हो, यानी 0.225 से 0.414, या अर्धव्यास अनुपात का मान बड़ा हो, कितना, 0.414, या छोटा हो 0.225 से, तो यह हो जाएगा बहुलक चतुष्फलकीय हो जाएगा। आकार हो जाएगा जिंक सल्फाइड और उपसर्ग संख्या होगा 4। उपसर्ग संख्या होगा 4। अब ध्यान दीजिए, BO का आ जाएगा, BO3 का आ जाएगा, BN का आ जाएगा। तो इसका त्रिज्या, अर्धव्यास अनुपात का मान होता है 0.155 से 0.225 और इसका बहुलक होता है त्रिकोणीय समतल। तो ध्यान दीजिए, यहां से केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किसका उपसर्ग संख्या कितना है, किसका उपसर्ग संख्या कितना है। जैसे कि HGS यानी मरकरी सल्फाइड का उपसर्ग संख्या कितना है, तो 4 है। और यहाँ पर देखिए CaCl, कैल्शियम क्लोराइड का उपसर्ग संख्या कितना है, तो 4 है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जिसे पूछ दिया सोडियम क्लोराइड का उपसर्ग संख्या कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, तो इसका उपसर्ग संख्या कितना होगा, 6 होगा। अगला टॉपिक है ठोस में अपूर्णताएं या दोष। ठोस में अपूर्णताएं या दोष, ध्यान दीजिए, ठोस में अपूर्णताएं या दोष। देखिए, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं। देखिए, क्रम में सजा है, कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें अवयवी कण एक क्रम में सजा है। ध्यान दीजिए, जैसे ही हो गया, एक क्रम में सजा है, जिससे प्लस माइनस, और यहां से कोई एक
हट गया, जैसे माइनस ए हट गया, क्या हो गया, माइनस ए हट गया, चाहे कोई प्लस ए हट गया, तो जो भी विचलन हो जाएगा तो उसे अपूर्णता या दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में, जो नियमित क्रम है उसमें से कोई भी विचलन हो जाएगा, कोई भी विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं, अपूर्णता या दोष कहते हैं। तो यह दोष किस पर निर्भर करता है, यह ध्यान दीजिए, यह दोष ताप पर निर्भर करता है। यह दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो ताप के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। यानी ठोस में अपूर्णताएं या दोष को ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। फिर से एक बार, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं। यानी जो भी विचलन होता है उस विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, दोष दो प्रकार के होते हैं, अपूर्णता या दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष, पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रैखिक दोष। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रैखिक दोष। ध्यान दीजिए, बहुत वीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार इसका गिनती नहीं है। क्वेश्चन देता है बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष क्या है, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष को परिभाषित करें, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष को परिभाषित करें। यह क्वेश्चन दे देता है कि सटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो ध्यान दीजिए, दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो, बिंदु दोष, रैखिक दोष, बिंदु दोष, रैखिक दोष। ध्यान दीजिए, इसका हम परिभाषा को देखेंगे। दिया है बिंदु दोष, बिंदु दोष यानी पॉइंट इफेक्ट, बिंदु दोष किसी रवादार पदार्थ में परमाणु या आयन के परितः आदर्श व्यवस्था से विचलन को, जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस से कह रहे रवादार पदार्थ, कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, उसमें से परमाणु या आयन के परितः जो व्यवस्था है, परमाणु या आयन का जो व्यवस्था है उसमें से विचलन हो जाएगा, उसमें से विचलन हो जाएगा। तो जब विचलन होगा तो दोष उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। किसमें, तो रवादार पदार्थ में जब परमाणु या आयन का जो परितः आदर्श व्यवस्था होता है उसमें से विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। और बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। ध्यान दीजिए, एक बार और परिभाषा बिंदु दोष का, तो किसी रवादार पदार्थ में परमाणु या आयन के परितः आदर्श व्यवस्था में विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। ध्यान दीजिए, स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम देखेंगे। वैसा दोष जिनमें, ऐसा दोष जिनमें ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक बंधित नहीं होती, जो भी ठोस में स्टाइकियोमेट्रिक बंधित नहीं होता है उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक बंधित नहीं होता है, यानी स्टाइकियोमेट्रिक बंधे नहीं होते हैं, उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। ध्यान दीजिए, रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, जब कुछ जालक स्तर रिक्त होते हैं, जब कुछ जालक स्तर रिक्त होते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए,
ये आपका आकार बनाया गया है, इसमें बिंदु को रखा गया है। अब बिंदु रखने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर खाली है, 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 ऐसे ऐसे आपको खाली दिख जाएगा। तो इसी रिक्त स्थान को रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। करे कि जब कुछ जालक स्तर रिक्त होते हैं, जब कुछ जालक स्तर रिक्त होते हैं, उस रिक्त स्थान को रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। इस क्रिस्टल में ध्यान दीजिए, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर है सब खाली जगह, इसी को कहते हैं रिक्तिका दोष। अब है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, तो जब अवयवी कण अंतराकाशी स्थल या होल ग्रहण करते हैं, अंतराकाशी स्थल या होल ग्रहण करते हैं, तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए होल, ध्यान दीजिए होल किसको कहते हैं। यहाँ पर 4 हम गोला ले ली, 4 गोला के बीच में देखिए यहाँ पर जगह बचा है, इसी को हम होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल, या इसी का नाम है अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल। तो जब अवयवी कण इसी स्थान को यानी होल को ग्रहण कर लेते हैं, तो उत्पन्न दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। अब ध्यान दीजिए, मुख्य स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सटकी दोष, दूसरा होता है फ्रेंकल दोष। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष। मुख्य स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सटकी दोष, फ्रेंकल दोष। सटकी दोष, फ्रेंकल दोष, ध्यान दीजिए। अब सटकी दोष किसे कहते हैं? सटकी दोष किसे कहते हैं? तो जब क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन, धन आयन तथा ऋण आयन रिक्त होते हैं यानी खाली होते हैं, ऐसे दोष को सटकी दोष कहते हैं। जब समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन रिक्त होते हैं यानी अपना स्थान छोड़े होते हैं, तो ऐसे दोष को सटकी दोष कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान दीजिए, कह रहे कि समान संख्या में, समान संख्या में, यहाँ पे देखिए ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। क्रिस्टल कह रहे समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। समान संख्या में क्या होगा कि अगर एक इसमें से धन आयन हटेगा तो एक ही ऋण आयन हटेगा, और एक ऋण आयन हटेगा तो एक धन आयन। अगर 2 धन आयन हटेगा तो 2 ऋण आयन, यानी जो भी इसमें से हटेगा तो समान संख्या में। अगर एक धन आयन हटेगा तो एक ऋण आयन हटेगा, तो इसे हम कहेंगे सटकी दोष। यानी जब समान संख्या में, जब क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन रिक्त होते हैं, तो ऐसे दोष को सटकी दोष कहते हैं। ऐसे दोष को सटकी दोष कहते हैं। जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन रिक्त हो जाते हैं यानी अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो उसे हम सटकी दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तब फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन ध्यान दीजिए, समान संख्या में हट जाएंगे, समान संख्या में हट जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस तब माइनस होगा। देखिए यहाँ पर खाली है, क्या है? खाली है। फिर देखिए माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस है, तब माइनस है, प्लस है। देखिए एक जगह से प्लस नहीं है, एक जगह से माइनस, यानी समान संख्या में हट गया है, तो इसको कहेंगे हम लोग सटकी दोष। क्या कहेंगे? सटकी दोष।
अब ध्यान दीजिए फ्रेंकल दोष को। फ्रेंकल दोष, जब क्रिस्टल में एक आयन अपना स्थान या जालक बिंदु से हटकर कोई एक आयन जब अपना स्थान या जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, तो उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, अंतराकाशीय स्थल, देखिए 4 गोला हो गया, यह 4 गोला हो गया और बीच में यह जो स्थान खाली है इसी को हम अंतराकाशीय स्थल या होल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई एक आयन हटेगा और अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पर हम प्लस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक बिंदु अपने जालक स्थान से हट करके, एक आयन अपने जालक स्थान से यानी जालक बिंदु से हट करके अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है, तो उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। जैसे ZnS, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और EtC। अब ध्यान दीजिए नोट में थोड़ा सा, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें दोनों दोष पाया जाता है, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष। सटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों दोष पाया जाता है किसमें? तो सिल्वर ब्रोमाइड में। अगला क्वेश्चन है सटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। सटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर, तो ध्यान दीजिए, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष में एक एक हम परिभाषा लिख देंगे, एक एक को हम परिभाषा लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए नंबर 2, जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन हटेगा तो इसका घनत्व हो जाएगा कम। घनत्व क्या हो जाएगा? कम, यानी इसका घनत्व घट जाता है और इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अपना स्थान छोड़ करके बीच होल में ही आता है, तो इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सटकी दोष का घनत्व होगा घट जाएगा, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा होगा कि इसमें उपसंयोजन संख्या उच्च होता है। जो सटकी दोष होता है उसमें उपसंयोजन संख्या उच्च होता है, लेकिन इसमें उपसंयोजन संख्या निम्न होता है। उपसंयोजन संख्या निम्न होता है। ध्यान दीजिए, पहले दोनों में एक एक हम परिभाषा लिख देंगे, और सटकी दोष का घनत्व कम होता है, फ्रेंकल दोष का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा नंबर है इसमें उपसंयोजन संख्या उच्च होता है और इसमें उपसंयोजन संख्या निम्न होता है। तो सटकी दोष और फ्रेंकल दोष में आप लोग अंतर पढ़ लिए, सटकी दोष का परिभाषा भी देख लिए, फ्रेंकल दोष का परिभाषा भी देख लिए, और बिंदु दोष। ध्यान दीजिए, यह भी आई क्वेश्चन है कि बिंदु दोष क्या है, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष को परिभाषित करें या सटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखें। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, तो वैसा दोष जो यौगिक के स्टाइकियोमेट्री को असंतुलित कर देता है। यौगिक के स्टाइकियोमेट्री को असंतुलित कर देता है, उसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अगला टॉपिक है स्टाइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक है तो वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें तत्व एक दूसरे से, वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें तत्व एक दूसरे से मिलकर यौगिक बनाता है, यानी यौगिक का निर्माण करता है, उसे स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। उसे स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हम देखेंगे वैद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वैद्युतीय गुण। ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की योग्यता ठोस की विद्युत चालकता कहलाती है। विद्युत आवेश को, जो भी विद्युत आवेश होता है उसको प्रभावित करने की योग्यता ठोस की विद्युत चालकता कहलाती है। और विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो 3 वर्गों में बांटा गया है, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर, और तीसरा है सेमी कंडक्टर। अब ध्यान दीजिए, तीनों का हम लोग परिभाषा देख लेंगे। सुचालक तो वैसा ठोस जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहते हैं, उसे सुचालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा रुक रुक के प्रवाहित होती है उसे हम अर्धचालक कहते हैं।